गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा जो सेशन है उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो मैं वीडियो आपको लेकर के आया हूँ पर 2 है यूपीएससी का, जिसमें आपने देखा होगा कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब इसमें आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कंटेंट को पढ़ोगे, जो रिसोर्स आपके पास है उसके साथ हम ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज में यदि आपको फॉलो अप करना है, खास करके स्टैटिक्स पार्ट के लिए, तो आप कहाँ से फॉलो अप करोगे। और साथ में यदि आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है तो कौन से टेक्स्ट बुक में कहाँ पे आपके ये सारे चैप्टर एक जगह मिलेंगे, या उसके लिए क्या मल्टीपल बुक्स आपको देखना है, वो देखना है या नहीं देखना है, उसकी भी मैं बात करूंगा। और साथ में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के यदि आप मटेरियल को फॉलो अप करते हो तो कौन आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज की हम बात करते हैं आज इसकी वीडियो की। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि हम जो एक रोड मैप के साथ आपके साथ आए हैं, और ख़ास करके आपने देखा होगा काफ़ी रियलिस्टिक मैंने बनाने की कोशिश की है, प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 8 जून जो 8 जून था आज की डेट में, इसमें मैंने बात किया कि मैं आपके साथ बात करूँगा भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार और विकास को लेकर के क्या क्या डायमेंशन टॉपिक का है और आपको कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद जो अगली वीडियो है 10 जून को, उसको मैं प्रस्तावना को लेकर के संघ और उसके प्रदेशों और नागरिकता से संबंधित विशेषताओं, महत्वपूर्ण प्रावधान, इसको भी कैटेगराइज करेंगे और एक ओवरव्यू आपको ओवरऑल आज का टॉपिक का भी हम देंगे कि आपको कैसे इसको कवर करना है। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में खास करके अभी तक यूपीएससी में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस था कि पूछा गया है कि यह किससे संबंधित था। फंडामेंटल राइट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चंस था, ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जो आप पेपर पढ़ोगे, जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे, उसमें आपको पहले एक माइंड में ये भी होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, या आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आपको यूपीएससी का क्वेश्चन ही बताएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने 9th शेड्यूल की बात की है। वहीं पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक शेड्यूल है जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज माइनिंग विद द डिक्लेयर अंडर द नल एंड वॉइड की शेड्यूल है। 3rd है, 4th है, 5th है, 9th है, 12th है, ये ऑप्शंस आपके साथ दिए हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि लिबर्टी को मोस्टली अप्रोप्रिएट डिफिनीशन कौन सी प्रोवाइड कर रहा है। तो दिख रहा होगा क्वेश्चंस, आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रोक करके एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेना। यहाँ समझ में आएगा तुम्हें कि एक तो फैक्चुअल तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, साथ में ना कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम कहाँ से इसको कवर करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और देख सकते हैं, इस वीडियोस को भी पॉज कर लेना, आगे देखना। और आपके साथ मैं 2 क्वेश्चंस अभी आपके सामने दे रहा हूँ। एक 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक 2019 जो अभी मेंस हुआ था, उसमें क्वेश्चन था कि धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस को क्या सीख मिलती है या सीख ले सकता है। इस क्वेश्चन को आपको करना था, 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आंसर्स आप मुझे टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, या आप कमेंट सेक्शंस में भी इसके आंसर्स लिख सकते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन था कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, इसकी आपको चर्चा करनी थी। तो देखिए हमारा पर्पस यही होता है कि आपके सामने कोई इधर उधर से क्वेश्चन किसी रिसोर्स से उठा करके दे देना, उससे अच्छा है कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो। आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितने सिंपली वे में वो पूछते हैं, कितना आसानी क्वेश्चंस होता है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि स्टैंडर्ड काफ़ी हो, वो उससे आप अभी आप टेकल नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान पूछे जाते हैं, और आसान क्वेश्चंस ही लोग गलत ज़्यादातर कर लेते हैं। अब देखिए जो टॉपिक है फ्रेंड्स, पॉलिटी की मैं बात करूँ, जो जीएस पेपर 2 है आपका, ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में भी पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और साथ में आप जीएस पेपर 2 का जो राजनीति पॉलिटी से संबंधित है वो भी पेपर है आपके। ध्यान यह रखना कि इसमें जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट को आप क्या करो कि करंट के साथ जोड़ सकते हो। मैं बताऊंगा कि कैसे करंट के साथ जोड़ोगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि सीएए को लेकर के इतना बवाल हुआ, इतने सारे क्रिटिसिज्म हुए, क्रिटिक्स किए गए, तो उसको देख करके आपको कैसे जोड़ना, आपके जो 1955 के जो नागरिकता अधिनियम है उसके डिटेल्स आपको पढ़ने हैं। तो कैसे आप किसी करेंट टॉपिक को आप अपने स्टैटिक पार्ट के टॉपिक को जोड़ते हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना है कि जो आप करेंट में न्यूज़ जो पेपर में पढ़ेंगे और जो आपका जीएस का पेपर का जो सिलेबस होगा, यदि आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक यहाँ पे ऐड हो सकता है तो उसको आप ऐड कर सकते हो।
दूसरी बात ये है कि जो टॉपिक होगा, जो मिस्टर मैंने बोला था कि जो टॉपिक है आपका भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार और विकास, जिसकी पहली टॉपिक यही थी कि भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार तो हमें देखना ही है, उसके डेवलपमेंट को देखना है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो देखनी है, जो भी संशोधन हो रहे हैं, जो जैसे नागरिकता कानून में संशोधन की बात हो रही है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रावधान की बात है, बुनियादी संरचना की बात है, तो आपको इन सब टॉपिक को कैसे, जो बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो संसद में जो बिल पेंडिंग है उसको भी आपको देखना है, और खास करके ये देखना है जो बिल पास हो रखी है, जो एक्ट बन चुके, अधिनियम बन चुके, उन अधिनियम को भी मेंस पर्पस से भी कैसे आप उसको जोड़ करके पढ़ोगे और कैसे आप उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब सवाल ये उठती है कि हम टॉपिक को कैसे कैटेगराइज करें। देखो मैं सिंपल एक सी बात बता दूं कि अब पॉलिटी आप उठा लो, पॉलिटी उठाओगे तो छोटी सी तो लक्ष्मीकांत की बहुत बड़ी बुक है, तो लक्ष्मीकांत का भी पढ़ने का तरीका है। लक्ष्मीकांत के बुक में कौन सा चैप्टर आपको बाद में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। जैसे आप मान लो संसद पढ़ रहे हो, राज्यसभा लोकसभा पढ़ रहे हो, तो फिर उसी के साथ आप स्टेट में जाकर के विधान परिषद और विधानसभा को पढ़ लो। जब आप पढ़ रहे हो सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप हाई कोर्ट को पढ़ो, अधीनस्थ न्यायालय जो है उनको पढ़ो। अब मान लो आपने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति को जैसे आपने पढ़ा तो राष्ट्रपति के साथ साथ आप पढ़ लिए गवर्नर को, राज्यपाल को पढ़ लिए, प्रधानमंत्री को पढ़े तो प्रधानमंत्री के साथ साथ आप मुख्यमंत्री को पढ़िए। तो इससे क्या होना कि कंपैरेटिव भी हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि यदि केंद्र में प्रधानमंत्री है तो उसके क्या राइट्स हैं, ठीक है, और यदि राज्य में मुख्यमंत्री है तो उसके क्या राइट्स हैं, उसके क्या प्रोविजंस हैं, वो आपको पता चलेगा। उसी केस में आप देखोगे कि राष्ट्रपति का जब पढ़ते हो तो राष्ट्रपति के जो वीटो के पावर्स हैं, राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं, ठीक है, वो सारे देखोगे। फिर वहीं पे आप जब गवर्नर देखोगे स्टेट के अंदर में, तो गवर्नर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट के क्या प्रोविजंस हैं, उसके पास कौन कौन से वीटो की पावर है, रिव्यू पटिशन क्या है। तो ये सब चीज़ें एक साथ कंपेयर, अब एक बार आपने चैप्टर 1 स्टार्ट किया और लास्ट पढ़े नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, कंपेयर करना है। जैसे संसद पढ़ना है तो विधानसभा विधान परिषद पढ़ लेनी है, राज्यसभा आपका प्रधानमंत्री पढ़ना है तो प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री पढ़ लो। उसके बाद हो गया लोकसभा हाई कोर्ट पढ़ रहे हो तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो तो हाई कोर्ट को भी साथ में करके पढ़ो, अधीनस्थ न्यायालय को भी पढ़ो। जितने भी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी में आप देख लो कि कितने कैबिनेट मंत्री के भी चैप्टर्स आएंगे, वहीं पे स्टेट में भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी भी बात हो। तो इस तरह से एक कंप्रिहेंसिव वे में होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपेयर करके या एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी जगता है और हमें एक ओवरव्यू भी मिलता है कि जो फेडरलिज्म की बात होती है, जो संघवाद की बात होती है, तो उसका एक रूप आपको वहाँ दिखने के लिए मिलेगा जब आप इस तरह से पढ़ोगे। जैसे देखो मैंने इस टॉपिक को डिफाइन किया है, जैसे आप दिख रहा होगा आपको कि विनिमय अधिनियम 1973 के बाद से जो संविधान के ऐतिहासिक विकास हुए हैं, और आप देखेंगे स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यहाँ तक के पूरे डिटेल को आपको पढ़ना है। इसमें ज़्यादातर मैंने चीज़ें आपको बता भी रखी है। मॉडर्न इंडिया में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ना है, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है उसको भी आप देख लोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे जो चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसे भी आप यहाँ पे देखोगे। फिर उसके बाद 1853 का भी चार्टर एक्ट देखोगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 1858 का, उसको आप यहाँ पे देख लो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है। मतलब कि 1773 से लेकर के 1947 का जो स्वतंत्रता फ्रीडम अधिनियम है, स्वतंत्रता अधिनियम है, वहाँ के बीच में जितनी भी एक्ट्स आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आपको एक कम्प्रिहेंसिव एक बार यहाँ पे देख लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको दिया भी है कि 2016 में डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, इसकी आपको चर्चा करनी थी। डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कहाँ यहाँ पे क्वेश्चन आ जा रहा है। दूसरी जो सवाल उठती है कि जैसे आप देखोगे कि मैंने आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया था 909 का जो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म था, उसकी भी मैंने आपसे बात की थी। साथ में 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसकी भी मैंने आपके साथ बात किया था। साथ में आप देखोगे कि साइमन कमीशन। तो इस तरह से पूरी की पूरी एक तरह से 1773 से लेकर के 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसको आपको यहाँ पे कवर करनी है। दूसरा एक चीज़ और कवर करना है, दूसरा ये कि जो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे आप देखोगे कि आइडिया जो है
आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो किसने दिया, पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, एम एन रॉय के बारे में आपको पता होगा 1934 में, 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। फिर आप देखते हो कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आती है 1935 में, वो डिमांड करती है फॉर्मेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर आप उसी तरह से देखोगे क्रिप्स मिशन आता है, फिर वो कैसे उसके बाद वो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर बोला जाता है कि वो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। फिर कैबिनेट मिशन प्लान को देखो 1946 की बात। तो इस तरह से देखोगे कि एक इवेल्युएशन होती है, एक फैक्ट, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन जब आप मेंस पर्पज से भी लिखो तो कुछ फैक्ट आपको वहाँ पे भी ऐड करनी होती है। फिर आपको एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पहली बार कब मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि न्यू दिल्ली में मिली थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद आप कैसे देखते हो कि वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उसमें से लगभग 296 होते हैं, उसमें से 207 होते हैं। उसके बाद आप देखोगे 9 वोमेन प्रेजेंट भी होते हैं उसमें। फिर उसके बाद किस तरह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज ए वहाँ पे इनॉग्रेशन सेशन जब स्टार्ट होता है तो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके, आचार्य कृपलानी के द्वारा। फिर जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं, इसलिए उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है असेंबली का। तो इस तरह से एक फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। और जो इसकी कमिटियाँ हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर जो था वो राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे। वहीं आपको पता होना चाहिए कि स्टर्निंग कमेटी थी उसके भी चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। फिनांस और स्टाफ कमेटी के भी चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से ध्यान रखना कि राजेंद्र प्रसाद किस किस कमेटी के चेयरमैन थे, इसकी पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको पता है क्रीडेंशियल कमेटी जो थी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर था, चेयरमैन उसके थे। जो हाउस कमेटी थी उसमें बी पट्टाभी सीतारामैया थे। फिर वहीं पर आप देखोगे कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो था उसके जो चेयरमैन थे के एम मुंशी थे। इस तरह से आपको एक तरह से कि जितने भी कमेटियाँ बनते हो, खास करके इंपॉर्टेंट जो कमेटियाँ होंगी उसको आपको रखना है ध्यान में। जैसे यूनियन पावर कमेटी आपका जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उसके बाद चेयरमैन थे। उसके बाद आप देखोगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे। इस तरह से एक तरह से कि पूरी जितनी कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत उसको आपको एक बार ध्यान में रखना है ताकि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस यहाँ पे गलत ना हो। दूसरी बात जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो स्टेट इंडियन स्टेट जो थे, जब मैं इंडियन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो देखोगे कि ब्रिटिश क्राउन के तहत क्या होता है स्थिति, कैसे वो ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट की बात होती है। आप देखते हैं ना कि 1945 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है उसमें दो तरह का वो डिवीज़न करते हैं, एक कहता है ब्रिटिश इंडिया और एक होते हैं इंडियन स्टेट। तो उस तरह से आप देखो पारामाउंटेंसी का केस यहाँ पे सबुजता के सिद्धांत लेकर के आता है। फिर वहाँ पे किस तरह से वो इंडियन स्टेट को कोई इंटरनेशनल लाइफ नहीं होगी उनकी। इस तरह से देखोगे कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने किस तरह से एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात किया जाता है पूरे होल ऑफ द इंडिया के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो साइलेंट फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स की मैं बात करूँ किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आपको कुछ ध्यान रखना है। जैसे आर्टिकल 370 अब तो अप्रासंगिक हो गई क्योंकि रिमूव कर दिया गया, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 370 का क्या है, 371 से आर्टिकल 371 से देखोगे, आर्टिकल 371 आई तक देखोगे कि किस तरह से वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें खास करके आसाम, मणिपुर हो गए, आपके महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, सिक्किम, मिजोरम वाले एरिया हो गए। फिर उस तरह से आप देखोगे कि इसमें इंफॉर्मेशन में कि जो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्रेंड्स, सोर्स में देख लेना, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो कि जो भारतीय संविधान बनी उसके जो स्रोत की मैं बात करूं तो उसमें देखो आपको पता होना चाहिए कि आपका यूके इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम था, बाइकैमरल पार्लियामेंट था, लोअर हाउस को ज़्यादा ताकत दी गई, मोर पावरफुल बनाया गया। फिर वहीं पर देखोगे कि जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पावर की बात भी इंग्लैंड से ड्राइव किया गया है। प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर लो, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, लोअर हाउस के प्रति, ये भी कॉन्सेप्ट आपका इंग्लैंड से है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी यूके से, इंग्लैंड से है। वहीं आप देखते हो कि यूएस, जब अमेरिका की मैं बात करूं तो यूएसए में देखोगे
कि यहाँ से रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस आएगा, फंडामेंटल राइट आएगा, जुडिशियल रिव्यू, बहुत न्यूज़ में रहता है फंडामेंटल राइट। सब लोग बोलते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब पूछो कि फंडामेंटल राइट है कहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए से है। जुडिशियल रिव्यू जो होती है वो भी आपका यूएसए से है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से आप देखते हो जो सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशनशिप है या आपका जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद आप यूएसएसआर को देखोगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, आपका 5 ईयर का जो प्लान का कॉन्सेप्ट था, ये एक्चुअली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है, लेकिन ये लाया कहाँ से गया, यूएसएसआर से। वहीं आप देखते हो कि जो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो लाया जाता है आपका जर्मनी से। वहीं आपको पता होना चाहिए कि कनाडा से भी है, तो कनाडा से आपका फेडरल सिस्टम हो गया, रिस्यूडरी पावर हो गई। साउथ अफ्रीका से जो तुम्हारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती हैं उसके जो प्रोसीजर हैं वो देखोगे कि साउथ अफ्रीका से लाया गया है। वहीं आप आयरलैंड से देखोगे, जो डीपीएसपी की मैं बात करूं, ठीक है, तो डीपीएसपी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है वो आयरलैंड से है, ठीक है। एक्चुअली वो बोरो किए आयरलैंड से भी ओरिजिनली नहीं है, और आयरलैंड ने इसको बोरो किया था स्पेन से, ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट आया आयरलैंड से। उसके बाद देखोगे जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो मेथड है वो आयरलैंड का है। फिर नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा में, आप देखते होंगे कि आपको पता होगा कि इस बार भी राज्यसभा में नॉमिनेशन होते हैं। सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया जाता है, रेखा को नॉमिनेट किया गया। तो इस तरह से जो नॉमिनेशन होती है राज्यसभा में, वही नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर है नॉमिनेशन का जो लाया गया वो आयरलैंड के थ्रू लाया गया। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन भी आता है कि जो भारतीय संविधान है उधारों का संविधान है, मतलब हम अलग अलग कंट्री से लिए हैं, तो क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो सही है या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से एक टॉपिक आपको डिस्कस करनी है जैसे आप इसको पढ़ोगे। तो मैंने क्या किया है कि एक ओवरव्यू आपको दिया है। जैसे संवैधानिक निर्माण की मैं बात कर लूँ, आप संवैधानिक निर्माण यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर मुख्य विशेषताएं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, संघीय बनाम गैर संघीय विशेषताएं हैं ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप एक टॉपिक को कर लो, जैसे कि जो वो रिजिड है संविधान या फ्लेक्सिबल है, ये बात हो जाती है। अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है, या कुछ हमारे जो अमेंडमेंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या उस अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको एक टॉपिक का ओवरव्यू मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे पढ़ोगे और आपको कहाँ से पढ़ना है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हम कोई यहाँ पे कोई टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे। उसके लिए आपने ऑलरेडी क्लासेस की होंगी या आपके पास कोई नोट्स होगा, और यदि आपके पास क्लासेस नहीं आपने की है तो कोशिश यहाँ पे ये करो कि जो रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो पढ़ाई करो, और जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो। और आगे जो कॉन्सेप्ट हैं या आगे जो चीज़ें टॉपिक्स ऐसे होंगे उस पर मैं एक एक वीडियोज़, एक अलग अलग सेक्शंस पे एक एक वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा। अब जैसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के क्वेश्चंस होते हैं, ये कंसेप्चुअल भी काफ़ी अच्छा है। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियोस लेकर के आ जाऊँगा। अब छोटे छोटे चीज़ें को मैं वीडियोस लेकर के नहीं आऊँगा, उस पर क्या होगा उसको आपको पढ़ना है। अब मैं बताऊँ कि अब कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल आपको ध्यान में रखनी है, या जो संविधान के जो फैक्ट हैं वो आपको पढ़ना है, और बुक्स में ऑलरेडी बहुत वेल मेंटेन है, बहुत अच्छे से लिखी हुई है, तो उस चीज़ को आप वहाँ से पढ़िए। अब देखो क्या करना है। पहला मैं मान लो टॉपिक कहूँ कि आपने देखा होगा कि 1773 से 1858 के बीच में कंपनी का रूल होता है। 1858 के बाद कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, क्राउन का शासन आ जाता है, डायरेक्ट क्राउन के हाथ में चला जाता है, क्राउन रूल आता है। तो इस तरह में आप देखते हो कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट जो सारे बताया वो आ गया। क्राउन रूल के बाद देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट हो गया। तो इनको एक तरह से टॉपिक करके पढ़ना, और खास करके इंपॉर्टेंट का भी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आए जाते हैं। अब सवाल उठती है कि आपको क्या करना है और कैसे। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चंस आपको मेंस के क्वेश्चंस दिए थे, उस क्वेश्चंस को यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को आप देखना कि कैसे इस क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो या नहीं। जैसे मान लो 1935 का अधिनियम आप पढ़ रहे हैं, तो 1935 का अधिनियम पढ़ने के बाद आप देखो कि क्या वो परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, इसकी चर्चा आपको करनी है। तो इस क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करो। दूसरा कि हमने पहले भी ऑलरेडी बहुत बार आपके साथ डिस्कस भी किया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, देखो यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, दोनों कॉन्टेक्स्ट में जब पता होगा तभी तुम यहाँ पे क्वेश्चंस को लिख सकते हो, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का आपको पता, मैंने ऑलरेडी पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ, तो वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं। दूसरी सवाल है कि जो कंटेंट होगा, जो रिसोर्स होगा, वो कहाँ से फॉलो करें। देखो यहाँ पे मैं बहुत लिमिटेड सोर्स बता रहा हूँ, और मल्टीपल टाइम इस रिसोर्स पे डिपेंडेंट रहो,
यहाँ से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, बाकी जितने भी रिसोर्स तुम फॉलो अप करोगे ना, यहीं से कॉपी पेस्ट वहाँ मिलेगा तुम्हें। तो क्यों ना कॉपी पेस्ट से अच्छा है कि जो ओरिजिनल रिसोर्स है हम उस पर फॉलो अप करें। तो पहला तो आपको लक्ष्मीकांत की बुक, जो पॉलिटी की बुक आती है, ये लेटेस्ट एडिशन है आपके, ये 6th एडिशन की मैं बात करूँ, जो आपके पास जो भी एडिशन है वहाँ पे ये टॉपिक मिल जाएंगे, तो वहाँ से ले लो। फिर स्पेक्ट्रम जो आती है, आधुनिक भारत का इतिहास, अब यहाँ पे ये तो बुक तो इतिहास की है, लेकिन मैं यहाँ रेफ़र क्यों कर रहा हूँ, इसलिए रेफ़र यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो आप यहाँ पे संवैधानिक इवेल्यूशन की जब बात करते हो, जो एक्ट की बात कर रहे हो, 1773 हो गया, ठीक है, 1833 हो गया, इनकी ना, इनके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पार्ट मॉडर्न इंडिया में लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आउटकम्स क्या था, मान लो कोई अधिनियम लाए गए तो उसके क्या आउटकम थे, किस बिहाफ पे लाया गया, उसके लाने के पीछे का क्या तर्क था, ये चीज़ें तुम्हें इंडियन पॉलिटी में नहीं मिलेगा। इंडियन पॉलिटी में सिर्फ मिलेगा कि उस आर्टिकल, उस जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके क्या क्या प्रोविज़न है, प्रोविज़न आपको इंडियन पॉलिटी के बुक में मिलेगा, लेकिन उसके पीछे क्यों लाया गया, उसका कारण क्या था, वो आपको मॉडर्न इंडिया की जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है वहाँ पर मिलेगी। दूसरा एक काम और करना, जो NCERT की बुक आती है, सिद्धांत एवं व्यवहार, सिद्धांत एवं व्यवहार, वो बुक जो क्लास 12th 11th की बुक है, वो बुक ना एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से ना तुम्हारा एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि हमें संविधान की ज़रूरत क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं या कोई भी पूछ सकता है, हम कहते हैं ना कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, तो वही सवाल है कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है, क्या संविधान नहीं होना चाहिए। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस का जवाब बहुत अच्छे से आप NCERT की जब बुक पढ़ोगे तो उसमें वो ब्रॉड लेवल पे उन्होंने डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 10 से 12 चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। समानता क्या होती है, ठीक है, अनटचेबिलिटी को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, सॉवरेनिटी को लेकर के, संप्रभुता को लेकर के, ठीक है, आपके ड्यूटीज़ को लेकर के, आपके राइट्स को लेकर के, बहुत अच्छी सी वो बुक लिखी गई है। क्लास 11 की जो आपका NCERT का जो पॉलिटी की बुक है, सिद्धांत एवं व्यवहार, तो उस बुक को फॉलो करो, सारे चैप्टर्स देख लो कि अभी जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट के टॉपिक्स वहाँ पे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लो। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा ये कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है, उसमें 2 चीज़ को मस्ट फॉलो करना। एक है www.prsindia.org। यहाँ पे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बिल लाए जाएंगे संसद में, जो पेंडिंग होगा उसके भी समरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा कि जो बिल पास हो गए हैं, जो एक्ट पास हो गए हैं, उसकी भी समरी आपको यहाँ मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो बिल पास हो रहा है उसके प्रोविज़न आपको समरी के रूप में आपके पास मिलेगा, क्योंकि बिल तो काफ़ी लंबी होती है, 150-200 पन्ने की बिल होगी, तो आप तो उतना पढ़ेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, उसके समरी यहाँ पे prsindia.org पे मिलेगा, वहाँ पे आप जाओगे तो जो करंट में बिल है, और ख़ास करके याद रखना जब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो 2000 मान लो 20 में आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो आप कोशिश करना कि 2018 से 2000 के बीच में जितने भी बिल्स पास हुए हैं, तो कम से कम 2 साल के बीच के बिल को आपको ध्यान में रखना है। और ख़ास करके हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुरानी बिल है जो न्यूज़ में है, करंट में है, उसमें कोई चर्चाएं हो रही हैं, तो उस बिल को भी आपको ध्यान में रखना है। जो 2021 में है, जो जिनको 2021 में पेपर देना है, तो ध्यान रखेंगे कि 2019 से लेकर के 2021 के बीच में जितने भी बिल्स आएंगे, और ख़ास करके जो बिल पास हो रखा है उस बिल को तो एकदम ध्यान रखना। जो पेंडिंग में है तो हो सकता है उस पर उतना क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन जो पास हो चुके हैं वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। और ख़ास करके जिस बिल को लेकर के ज़्यादा हो हल्ला होता है वो भी बिल इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो हो सकता है देखोगे क्वेश्चंस में यूपीएससी में, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री को लेकर के, या जो संसद के जो प्रोसीजर एंड रूल्स हैं उसको लेकर के यूपीएससी में क्वेश्चन था, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है ये, parliament.of.india.nic.in। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यसभा के संबंधित और लोकसभा से संबंधित ये तीनों चीज़ें यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेगा। और सबसे फ़ायदा ये है कि ये हिंदी में अवेलेबल है, तो कुछ नहीं करना है, इसके वेबसाइट को ओपन करना है और हिंदी में ओपन करके इसको देख लेना है। वहाँ से आपको करेंट के टॉपिक्स यहाँ भी आपको कवर होंगे, स्टैटिक्स पार्ट को। रही बात फ्रेंड्स करेंट का, करेंट आप जहाँ से भी जो रिसोर्स आपको अच्छा लगता है उस रिसोर्स को आप पढ़िए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि करंट सबका सेम होता है। बस आपको यही दिखेगा कि हो सकता है किसी के करंट के बुकलेट में कुछ न्यूज़ पहले आएंगे, कुछ न्यूज़ बाद में आएंगे, लेकिन घूम फिर करके आपको सारे कवर हो जाते हैं। अब रही बात कि किस कोचिंग के मटेरियल्स को इस टॉपिक्स के लिए पढ़ें, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने जहाँ भी कहीं भी पढ़ी होगी, जो आपके कोचिंग क्लास के जो नोट्स हैं आप उसको देखो। और दूसरा काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे
यदि मान लो कोई चीज़ है कि आपके पास, अब होता है कि अब जो बच्चे क्लासेस करते हैं उस समय हो सकता है उन्होंने नोट्स ना बनाया हो, या हो सकता है उनका कंप्लीट नोट्स ना हो, तो वो केस में आप क्या कर सकते हो कि जो आपके पास बुक्स हैं ना, जो आपके बुक्स हैं, ये बुक जो अभी है, इस बुक से कुछ पॉइंट्स आप अपने फोल्डर पॉइंट बना लो, आप अपना नोट्स बना, जो 2021 में दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2021 वाले के लिए तो अभी टाइम है, आप नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं बुक से। लेकिन जो 2020 में है, तो जो 2020 में पेपर दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास नोट्स की कमी होगी, वो ऑलरेडी नोट्स उनके पास होगा, तो वो अपने नोट्स को फॉलो अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन, जो मैंने आपके साथ बात किया कि कैसे इस टॉपिक को कवर करना है, इसकी टॉपिक की क्या डायमेंशन होगी। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दिखाए हैं, और 2 क्वेश्चंस हमने आपको दिया भी है, इसके आंसर्स आप लिख सकते हो। आप लिख करके सेंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख करके सेंड करें। अदरवाइज आप इसके आंसर्स को लिख करके रखें, जब मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का जवाब में आप क्या लिख सकते थे, और इस क्वेश्चन के जवाब में आप क्या लिख सकते थे, इसकी मैं बात अगले वीडियोज़ में करूँगा। और साथ में इसी तरह से सारे टॉपिक्स का मैं एक डायमेंशंस आपको दूंगा, और छोटे छोटे टॉपिक्स उस कंसेप्चुअल पार्ट पे, कंसेप्ट सीरीज़ के तहत कंसेप्चुअल पार्ट पे जो टॉपिक होगी उसको मैं करंट के साथ जोड़ करके आपके साथ एक एक वीडियोस अपलोड करता चला जाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा कि आपके कोई डाउट्स ना रहें। फिर भी यदि आपको लगता है कि इस चीज़ में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे बता सकते हो। आप अपने जो रिक्वायरमेंट है वो आप वहाँ पर बताएंगे। यदि लगता है मुझे कि हाँ 10-20 लोगों के एक ही सेम क्वेरीज़ है, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियोस देने का। अदरवाइज़ एक काम कर सकते हो आप कि जो क्वेश्चंस आप लिखोगे, जो आपने टेलीग्राम पे चैनल पे शेयर किया है, उसके रिगार्डिंग यदि मुझे लगेगा कि आपके क्वेश्चंस में कुछ कमियां हैं, या आप उस टॉपिक को कवर नहीं कर पा रहे, या उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं है, तो मैं पर्सनली आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल के मैसेज बॉक्स में मैं कंटेंट PDF फॉर्मेट में आपको दे दूँगा। हो सकता है वो कंटेंट आपका इंग्लिश में भी हो और हिंदी में भी हो, मिक्सअप हो, तो आप कोशिश करिएगा ये पढ़ने की, क्योंकि देखो अब मैं सबको कंटेंट देने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास ऑलरेडी सारे कंटेंट्स अवेलेबल होंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होंगे, जो नए बच्चे होंगे, उनके पास नहीं होगा कंटेंट, तो मुझे पिंग करेंगे टेलीग्राम पे, या आप कमेंट में यहाँ पे दोगे, तो मैं पर्सनली आपको उस टॉपिक का पार्टिकुलर कंटेंट मैं आपको मेल कर दूंगा, PDF सेंड कर दूंगा, ताकि आप उसको पढ़ सके। देखिए, ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा कि यार मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास कन्फ्यूज़न है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। देखो, अब एक्सक्यूज़ का टाइम नहीं रहा है, अब चीज़ें पूरा ओपन मार्केट है, ओपन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल एरा में आप रह रहे हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसमें से कुछ भी हिडन नहीं है, ये सबको पता होगा। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करने के पीछे का मेरा तर्क यही है, और मेरा एक मोटिव भी यही है कि आपको मान लो कि एक प्लेस से B प्लेस जाना है, और A से B तक ना मल्टीपल रास्ते हैं, ठीक है, मल्टीपल रास्ता है। कभी आप इस रास्ते पे जा रहे हो, कभी आप इस रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन एक रास्ता पकड़ लोगे, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो यही तरीका है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको जो डायमेंशन दूं, एक तरह से एक रफ पिक्चर आपके माइंड में बन जाए, और आप जब कोई भी चीज़ पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, मुझे इस टॉपिक को अपने से जोड़ना है, कैसे इस टॉपिक को मैं अपने कंटेंट के साथ जोड़ूंगा। या हो सकता है कि आप कंटेंट जब पढ़ रहे हैं, अपने से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको मान लो कोई थोड़ा सा गाइड कर दे, उससे आपको पता चलेगा कि रियल में जो मेरे पास कंटेंट है वो सफिशिएंट है या नहीं है, ये भी आपको पता चलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन, और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि सेशन से आपको कुछ आउटकम्स मिल रहा है, कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और फाइनली फ्रेंड्स, यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।